Let's join the class of conjunction. Here we were studying about the important rules how to use conjunctions. तो हम लोगों ने 9 रूल लगभग पढ़ लिया है. ये अब 10वां रूल लेके आए हैं. इस 10वां रूल में देखिए, ये पहले भी बताए हैं कि जो हम लोग जोड़े में यूज करते हैं, जो पेयर में यूज करते हैं हम लोग कंजंक्शन का, उन कंजंक्शनों के पेयर्स सही होने चाहिए, वरना मीनिंग गलत निकलता है. तो जैसे नो शूनर के साथ दैन ही यूज करते हैं, नो शूनर के साथ दैन. हार्डली के साथ स्केर्सली, हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन लगाते हैं. नो शूनर के साथ दैन और हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन लगाते हैं. उसी तरह लिस्ट है, LEST लिस्ट, लिस्ट के साथ शुड लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं, वो भी बताएंगे. अभी इसको देखते हैं. ये जो कोरिलेटिव्स है 1, 2 और 3, ये 3 कोरिलेटिव्स जो हैं, इनका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं. सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए. जैसे पहला सेंटेंस यहां लिखा है हमने, नो शूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रैन अवे. जो ही उसने मुझे देखा वो भाग गया. तो यहां पे हमने गलती की है, ये व्हेन की. यहां पे होना चाहिए नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे. यहां देन लगना चाहिए, देन नहीं. THEN एक देन होता है, वो नहीं, देन लगना चाहिए. दूसरा सेंटेंस लिखा है, नो शूनर हैड द थिफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे. जो ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया. ये सेंटेंस हमारा नो शूनर के साथ देन लगा है, ठीक है. ये सेंटेंस देखिए, हार्डली या स्केर्सली से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार. हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार. हार्डली के साथ वेन लगा है, लेकिन एक दूसरे तरह की गलती इसमें है जो कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा. हार्डली या स्केर्सली से जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, तो हार्डली के बाद, ये पास्ट में है, तो हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए. तो हार्डली के बाद डिड, हार्डली डिड आई. अब डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. तो हार्डली डिड आई सी हिम, मुश्किल से मैंने उसे देखा, या ज्यों ही मैंने उसे देखा मैंने अपनी कार रोक दी. तो हार्डली से जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तो हार्डली के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब जिस फॉर्म में लगेगा लगाएंगे. जैसे यहां डिड के साथ आपका वो लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है. तो इस तरह से ये सेंटेंस मतलब नो शूनर और देन के साथ जोड़ते हैं, हार्डली स्केर्सली और व्हेन के साथ जोड़ते हैं. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट रूल. तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके. तो देखिए, अभी जो हमने बताया कि जोड़ों का, जो जोड़े में कंजंक्शन यूज होते हैं, उनके जोड़े सही सही होने चाहिए. उसी तरह लीस्ट में शुड है, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होना चाहिए. जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन. जोर से दौड़ो, तेजी से दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस करो, तुम्हारी ट्रेन छूट जाए. तो यहां पे हमने क्या कर दिया, लीस्ट के साथ विल का प्रयोग कर दिया, दैट इज रॉन्ग. तो लिस्ट के साथ क्या होना चाहिए, शुड. यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसा होना चाहिए. लिस्ट के साथ
हमेशा शुड। लिस्ट अकेले भी यूज होता है, लेकिन अगर जोड़े में यूज करते हैं तो लिस्ट का जोड़ा शुड होगा। जैक ग्रिप्ड हिज ब्रदर्स आर्म, जैक ने अपने भाई की बाह पकड़ ली। लीस्ट ही शुड नॉट फॉल, लीस्ट ही शुड फॉल होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। जैक ने अपने भाई की बाह पकड़ ली, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। तो कहीं ऐसा ना हो इसी से हो जाता है, इसलिए यहां से नॉट हमने हटा दिया, नॉट गलत होगा। जैसे तीसरा देखिए, लीस्ट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी, आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ। कहीं मेरी कहानी में कोई संदेह न महसूस करे, एनीवन कोई मेरी कहानी में संदेह न महसूस करे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी कहानी में संदेह महसूस करे। मैंने उसकी सत्यता को अनुप्रमाणित करने के लिए अपने दस्तावेज लाए हैं। तो इस तरह से लिस्ट और शुड का पेयर बनता है। तो लिस्ट और शुड को एक साथ पेयर में यूज कर सकते हैं। लिस्ट का अकेले यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिस्ट और शुड एक साथ पेयर में यूज करना है तो लिस्ट और शुड का प्रयोग करना है। तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंटिल, अंटिल की स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, UNTIL है, UNTILL नहीं। अंटिल समय सूचक है, मतलब समय को बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अनलेस, ये शर्त का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वाक्यों में किस तरह से इनका प्रयोग होता है वो देखें। Until the light turns red, the train will not stop. Until वाला जो सेंटेंस है, until के साथ जो क्लॉज है, ये क्लॉज प्रेजेंट में होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि until जो है ये अपने आप में निगेटिव शब्द है। तो until निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो until the light turns red। दूसरा वाक्य देखिए, ये दूसरा वाक्य ये फ्यूचर में होगा। द ट्रेन विल नॉट स्टॉप, जब तक लाइट लाल नहीं हो जाती, जब तक लाइट लाल नहीं हो जाती ट्रेन रुकेगी नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन सिग्नल नहीं पाती, इट विल नॉट प्रोसीड, वह आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें भी ये देखिए, अंटिल के साथ जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में और उसके बाद वाला सिंपल फ्यूचर में। ये देखिए, तो ये तो अंटिल वाला हो गया जो समय बता रहा है, जब तक, जिस समय तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, वह आगे नहीं बढ़ेगी। तो मिलेगा और नहीं बढ़ेगी लगता हिंदी में दोनों फ्यूचर में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंटिल के साथ जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होगा। यहां देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठोर मेहनत नहीं करते, यू वोंट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो अनलेस के साथ भी जो सेंटेंस है वो भी अफर्मेटिव में है और सिंपल प्रेजेंट में, और अगला फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में। वोंट जो है वो विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप, वोंट। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, आपके सक्सीड होने का शर्त क्या है, यू वर्क हार्ड। ट्रेन के आगे बढ़ने का समय का क्या है, जब ट्रेन को सिग्नल मिलेगा, किस समय पे बढ़ेगी, सिग्नल मिलेगा तब। अनलेस यू लाइट, अनलेस द लाइट टर्न्स रेड द ट्रेन विल नॉट स्टॉप, मतलब ये भी अंटिल, तो ट्रेन तभी रुकेगी
उसी समय रुकेगी जब सिग्नल की लाइट रेड हो जाएगी। तो इस तरह से अनटिल और अनलेस में थोड़ा अंतर है। अनटिल जो है वो समय बताता है, समय का बोध कराता है, और अनलेस जो है वो शर्त का बोध कराता है। तो इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, और उसमें ध्यान रखना है कि अनटिल और अनलेस के साथ जिस क्लॉज को लिख रहे हैं उस क्लॉज में वो क्लॉज निगेटिव नहीं होगा, और वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, कहता है कि कई बार दो दो कंजंक्शन, दो प्रीपोजिशन या दो प्रोनाउन या दो एडजेक्टिव साथ साथ यूज होते हैं उस शब्द पे जोर डालने के लिए। कई बार शब्दों पर जोर देने के लिए दो कंजंक्शन, दो प्रीपोजिशन, दो प्रोनाउन या दो एडजेक्टिव्स एक साथ प्रयोग होते हैं, और उनका उद्देश्य मात्र एक ही है कि उस शब्द पे जोर पड़े। जैसे अनलेस और अनटिल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये दो कंजंक्शन है। तो अनलेस और अनटिल यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक कि तुम कठोर मेहनत नहीं करते तुम सफल नहीं होगे। तो सफलता का कारण क्या है? तुम कठोर मेहनत करो। तो इस बात पर जोर डालने के लिए ये दो कंजंक्शन एक साथ यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी वाज ओवर एंड अबव द एमआरपी। जो दो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं या दो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो समान अर्थी होते हैं, लगभग उनका अर्थ समान ही होता है। जैसे ओवर का मतलब ये है कि ऊपर, ओवर माने भी ऊपर और अबव माने भी ऊपर। इसमें कांटेक्ट होना चाहिए, उसमें कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं ताकि उस सेंटेंस पर जोर पड़े। सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी, हर वस्तुओं का विक्रय मूल्य एमआरपी से ज्यादा पर बिकती है। वॉज ओवर, ज्यादा पर थी। हर वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, हर वस्तुओं का विक्रय मूल्य एमआरपी से, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा पर थी। each and every students must take the exam। each और every समान अर्थी है, लगभग दोनों का अर्थ समान ही है, लेकिन ये इस बात पर जोर डालने के लिए कि सबको एग्जाम लेना चाहिए, सबको एग्जाम देना चाहिए, इस बात पर जोर डालने के लिए यहाँ पे दो प्रोनाउन एक साथ यूज किए गए। The first and foremost duty of every citizen is to respect his country। पहला और सर्वोपरि, फर्स्ट माने सबसे पहला, और फोरमोस्ट माने भी, फोरमोस्ट माने सर्वोपरि, सबसे ऊपर। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी, पहला कर्तव्य हर नागरिक का ये है कि वो अपने कंट्री का रेस्पेक्ट करे, अपने कंट्री का सम्मान करे। ये पहला कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य है यह, इस बात पर जोर डालने के लिए यहाँ पे फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों एक साथ यूज किए गए हैं, दोनों एडजेक्टिव एक साथ यूज किए गए। तो दो एडजेक्टिव, दो प्रीपोजिशन, दो प्रोनाउन, दो कंजंक्शन एक साथ यूज किए जाए तो उनका अर्थ केवल यही है कि उसके उस बात पर जोर डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 14th रूल हमको ये बताता है कि डाउट और डाउटफुल शब्द का प्रयोग अगर हमने सेंटेंस में किया है तो उसके बाद कंजंक्शन, किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो डाउट और डाउटफुल दोनों के बाद इफ या वेदर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डाउट और डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होगा, इफ या वेदर का नहीं। यहां सेंटेंस देखिए, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। उसे संदेह है कि वह उसकी मदद करेगी। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग गलत होगा। यहाँ पे
इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए. ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम. आई हैव नो डाउट इफ ही विल चीट मी. मुझे कोई संदेह नहीं है कि क्या वो मेरे साथ ठगी करेगा. तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ इफ का प्रयोग गलत है. यहां पर हमको प्रयोग करना चाहिए क्या, दैट का. आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट हिम. या यहाँ पे हिम न रख के मी रखिए कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो मेरे साथ ठगी करेगा. तो चूंकि ये निगेटिव है इसलिए दैट का प्रयोग होगा. आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी. मुझे संदेह है कि मेरे माता पिता मुझे पार्टी में जाने की अनुमति देंगे. तो यहाँ पर चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमको इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए. I am doubtful whether my parents will allow me to go to the party. तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे. यहां देखिए ही इज नॉट डाउटफुल. ही इज नॉट डाउटफुल ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, लेकिन यहां लगा है वेदर, तो निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, दैट. He is not doubtful that I will finish my homework in time. वह बिल्कुल संदेह में नहीं है कि मैं अपना काम समय से पूरा कर लूंगा. तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर, और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल के साथ दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे. तो इसको नोट कीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं. अगला रूल ये बताता है कि जब सेंटेंस में द सेम का यूज हो जाए, जैसे यह वही पुस्तक है या यह वही लड़का है, ऐसे द सेम का प्रयोग हो जाए, तो उसके बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं या एज का प्रयोग करते हैं. उसके बाद हम लोग हु या विच का हु का प्रयोग नहीं करते. उसके बाद दैट या एज का प्रयोग करते हैं. यहां सेंटेंस में देखिए, दिस इज द सेम बुक. यह वही किताब है दैट आई वॉन्टेड, जो मैं चाहता था. तो द सेम, यहां द छूट गया है, या द, चलिए द लिख दीजिए यहां. द ही इज द सेम बॉय. तो दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, यह वही किताब है जो मैं चाहता था. तो से द सेम के बाद दैट का प्रयोग किया है, विच का नहीं. ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट. यह वही लड़का है जो मुझे बाजार में मिला था. तो द सेम के बाद दैट का प्रयोग हुआ है. बॉय के लिए हु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां द सेम का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर हु नहीं दैट का प्रयोग करेंगे. अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, दिस इज द सेम बुक एज माइन. यहां एज का प्रयोग हुआ है. यहां इन दोनों सेंटेंसों में दैट का प्रयोग हुआ है और यहां पे एज का प्रयोग हुआ है. इन दोनों में अंतर समझ लीजिए. एज का प्रयोग, दैट का प्रयोग तभी हम करेंगे जब उसके बाद कोई वर्ब क्लियर हो कि कोई वर्ब है. जैसे यहां दैट के बाद वांटेड एक वर्ब आ रहा है, यहां दैट के बाद मेट एक वर्ब आ रहा है. तो वर्ब अगर आता है तो दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब अगर क्लियर नहीं है तो एज का प्रयोग करेंगे. दिस इज द सेम बुक एज माइन. यहां एज के बाद कोई वर्ब हमको नहीं लगाना है तो एज का प्रयोग करेंगे. या दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट, या यहां तो लिखे हैं दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड. इस तरह का अगर है, मतलब इसके बाद, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आना है तब तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं आना है तो एज का प्रयोग करेंगे. तो इन्हीं रूल्स के साथ
कंजंक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब हम लोग एरर डिटेक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर टुडे।